गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग दिस इज अंकिता अरोरा. स्टार्टिंग just a short revision for the course of GST using the handwritten charts or what I called mind maps of the subject. We are starting with chapter return. In chapter return, there are section from 37 to 48. 37 से 48 तक के sections हैं, लेकिन जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं this, we are seeing this कि यहाँ पे क्या किया हुआ है. Wait. यहाँ पे कुछ चीजें क्रॉस की हैं, राइट. दैट मीन्स वो सेक्शन थे बट अब नहीं है या फिर आने वाले थे जो अभी तक नहीं आए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 37. 37 इज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट बाय रजिस्टर्ड पर्सन. वो क्या है, नॉर्मली रजिस्टर्ड है. सेक्शन 37 किसके बारे में बोलता है? डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई, दैट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय. इट्स नॉट अ रिटर्न. 37 में रिटर्न नहीं है, एक तरह का स्टेटमेंट है. तो डिटेल्स किसके बारे में दी जाती है यहाँ पे? द डिटेल्स अबाउट आउटवर्ड सप्लाई इज बिन गिवन हियर. इट्स इन स्टेटमेंट दैट इज फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन. Statement that is furnished by whom? Statement that is furnished by the registered person who is paying tax under normal mechanism. Okay, तो अब ये देखते हैं हम 37 में क्या क्या दिया है. 37 किस फॉर्म में है? GSTR1. 37 is in the form GSTR1. 37 GSTR1 के फॉर्म में है. एग्रीगेट टर्नओवर, यहाँ पे ये जो है 80 जहाँ जहाँ लिखा है दैट मीन्स एग्रीगेट टर्नओवर. ओके, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एज नॉर्मल टैक्स पेयर. कब तक भरना होगा? ड्यू डेट है 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, जो जनरली अभी 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ चल रही है. तो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट है रजिस्टर्ड पर्सन जो क्या है, जो रजिस्टर्ड है एज नॉर्मल टैक्स पेयर. ड्यू डेट जिसकी 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ आती है उसे सबमिट करना होगा. अगर हम बात करें स्मॉल टैक्स पेयर की, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर करंट ईयर में अप टू 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है, on recommendation of GST Council may file GSTR1 quarterly. ऐसे तो GSTR1 कब फाइल होता है? हर मंथली क्या होता है, आपको फाइल करना होता है. लेकिन अगर आपका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़. एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? अप टू 1.5 करोड़ है. तो इस केस में जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन से GSTR1 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल किया जा सकता है. फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर विद इन द लास्ट डे ऑफ फॉलोइंग मंथ. कब से? फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर एंड होने के बाद विद इन लास्ट डे ऑफ फॉलोइंग मंथ. टाइम कितना दे रहे हैं? लास्ट डे ऑफ फॉलोइंग मंथ. फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर एंड हुआ विद इन लास्ट डे ऑफ फॉलोइंग मंथ, अगले महीने के लास्ट डे तक भर जाना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं? लेकिन अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ देख रहे हैं, अगर एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 11th, अभी प्रैक्टिकली 11th चल रहा है तो इसलिए बोला है 11th तक भरना होगा. क्या क्या आएगा इसमें आएंगी डिटेल्स. डिटेल रिलेटेड टू आउटवर्ड सप्लाई. इनवॉइस में जो भी आउटवर्ड सप्लाई रिलेटेड डिटेल है तो पूरा इनवॉइस की डिटेल आपको देनी होगी. तो डिटेल्स रिलेटेड टू द आउटवर्ड सप्लाई इन योर इनवॉइस. रिवाइज टैक्स इनवॉइस, डेबिट क्रेडिट नोट जो इशू किया है, इन सब चीज़ों का डिटेल आपको क्या करना होगा? सबमिट करना होगा. इनवॉइस वाइज डिटेल बिजनेस टू बिजनेस के लिए जाएगी, फिर क्या वो इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट सप्लाई. बट अगर बिजनेस टू कंज्यूमर वाला है, B2C है, तो कंसोलिडेटेड इनवॉइसेस अपलोड होंगे.
अगर इंटर स्टेट सप्लाई था, B2C में इंटर स्टेट सप्लाई था और इंटर स्टेट सप्लाई वाज मोर देन 2,50,000, उसकी वैल्यू 2,50,000 से ज़्यादा थी, तो इनवॉइस लेवल क्या होगा, यहाँ पे इनवॉइस वाइज डिटेल चाहेंगी। लेकिन अगर 2,50,000 तक है या फिर 2,50,000 से कम है, it is less than 2,50,000, in that case consolidated detail state wise जाएंगी। फिर बोलते हैं क्या हम एक बार GSTR1 फाइल कर दिया है, कैन इट बी रिवाइज? तो बोलते देखो रिवाइज नहीं हो सकता, इट कुड बी अमेंडेड आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न फाइल करने के बाद इसे अमेंड कर सकते हैं इफ रिकॉग्नाइज्ड बाय ओन, नॉट इन केस ऑफ स्क्रूटनी। अगर स्क्रूटनी में कोई गलती आई है तब आप इसे अमेंड नहीं कर सकते। आपको खुद को दिखा कि हाँ यार ये कुछ गलती हो गई थी, तो आप बाद के महीने में इसको अमेंड कर सकते हैं। अभी अमेंड करने के लिए जो टाइम लिमिट दी है, ये जो अमेंडमेंट है इसकी टाइम लिमिट दी है फाइनेंशियल ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वहां से डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ सितंबर इन विच अमेंडमेंट, from the end of the financial year, from the end of the financial year, date of filing the return of September in which, date of filing the September या filing the date of the return। इसमें बोला क्या है, अमेंडमेंट तो आप कर सकते हैं, ऐसा बोला है कि हाँ भैया अमेंडमेंट हो सकता है। अमेंडमेंट का टाइम दिया है कि जिस ईयर में आपको अमेंडमेंट करना है, तो फाइनेंशियल ईयर एंड इन विच अमेंडमेंट, फाइनेंशियल ईयर एंड जिस ईयर का में आपको अमेंडमेंट करना, उस ईयर के फाइनेंशियल ईयर एंड होने से, ठीक है, वहां से सितंबर मंथ का जो डेट है, डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया है या एनुअल रिटर्न जब फाइल करना किया है, फाइलिंग द एनुअल रिटर्न, या फिर जिस दिन आपने सितंबर मंथ का क्या है फॉलोइंग ईयर जो है उसका सितंबर मंथ का जो रिटर्न फाइल किया है, उनमें से जो भी अर्लियर होगा, उनमें से क्या है जो भी अर्लियर होगा वो टाइम लिमिट है अमेंडमेंट का, दैट इज इन GSTR1, दैट इज सेक्शन नंबर 37। तो क्या क्या पॉइंट्स हमने किए, GSTR1 सेक्शन 37 स्टेटमेंट है, रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन ही उसे फाइल करेगा, नॉर्मल टैक्स पे कर रहा है जो टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, अप टू 1.5 करोड़ है, तो क्वार्टरली बेसिस पे भरा जा सकता है। टाइमिंग है फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर से फॉलोइंग मंथ तक आप भर सकते हैं। बट इफ इट इज मोर देन 1.5 करोड़ देन 10th जो अभी 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ चल रहा है। फिर बोलते हैं डिटेल क्या जाएगी, तो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, रिवाइज्ड इनवॉइस, डेबिट क्रेडिट नोट जाएगा यहाँ पे, इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी, किसकी इनवॉइस वाइज डिटेल, B2B की तो इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी वेदर इट इज इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। हाउएवर B2C में अगर इंटर स्टेट है 2,50,000 से ज़्यादा है तो इट विल बी इनवॉइस लेवल, एंड अगर अप टू 2,50,000 और लेस देन 2,50,000 है देन इट विल बी कंसोलिडेटेड, ठीक है। और इसके अलावा इंट्रा है तो इंट्रा ऑलवेज कंसोलिडेटेड ही जाएगा, और स्टेट वाइज डिटेल जाती है इंटर स्टेट में। अमेंडमेंट हो सकता है, यस अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन तब नहीं जब स्क्रूटनी में कोई मिस्टेक आई है, तब अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। और अमेंडमेंट होगा फाइनेंशियल ईयर एंड से डेट ऑफ फाइलिंग दी रिटर्न्स ऑफ सितंबर ऑफ द फॉलोइंग मंथ, और डेट ऑफ फाइलिंग, दोनों में डेट है, ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 37 जो GSTR1 की बात करते हैं। Now we are on section number 39, that is furnishing the return. These are section number 39, that is what related to furnishing of return. अब section 39 पे आते हैं रिटर्न फर्निश करने से रिलेटेड। See, this mind maps I have literally taken, sometimes each chapter has taken my 3 days also, maximum 3 days, minimum 1.5 and 2 days for each chapter। बहुत मेहनत लगी तब इतना सिंप्लीफाइड हो पाया है। एंड कई बार मतलब ऐसा होता है कि आप किसी और के माइंड मैप्स पढ़ेंगे तो आपको एकदम से चीज़ें शायद क्लिक ना हो, तो आपको करना क्या होता है कि माइंड मैप्स का मतलब ये नहीं कि आप पूरा इस पर रिलाई करो, यू हैव टू टेक योर रेफरेंस बुक साथ में रखो,
फिर पढ़ते हुए अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो जैसे सेक्शन 39 में कुछ समझ नहीं आया तो वो मेन बुक रेफर कर लो। और जनरली मेरा तो ये कहना है कि माइंड मैप साथ में रखो और मेन बुक पढ़ते जाओ। पर क्या होता है जब मेन बुक आप पढ़ रहे हो और माइंड मैप साथ में देख रहे हो ना, तो कैची जो चीज़ें कैची होती है ना, जो दिमाग में रखनी, वो सारी यहीं सामने दिख जाती हैं। तो आई यूज टू डू दिस, बट इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू वर्क आउट थिंग्स। ओके, चलो अब सेक्शन 39 दैट इज रेगुलर रिटर्न। सेक्शन 39 कौन सा है हमारा? रेगुलर रिटर्न है। कौन फाइल करेगा ये रेगुलर रिटर्न? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हर रजिस्टर्ड पर्सन को ये रेगुलर रिटर्न फाइल करना ही होता है। ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल दिस रिटर्न, रेगुलर रिटर्न, हर रजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, कुछ टैक्स पेयर होंगे, कुछ अदर कैपेसिटी वाले होंगे। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन बोला है, तो सम ऑफ दिस आर टैक्स पेयर, सम ऑफ दिस आर नॉट टैक्स पेयर, दे आर रजिस्टर्ड इन अदर कैपेसिटी। तो हर रजिस्टर्ड पर्सन को ये रेगुलर रिटर्न फाइल करना है, वेदर इन द कैपेसिटी ऑफ टैक्स पेयर इन अदर कैपेसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं वो, ड्यू डेट क्या होने वाली है? अलग अलग जो पर्सन है, अलग अलग पर्सन के लिए ड्यू डेट अलग होगी, रिटर्न का फॉर्म अलग होगा, एंड दिस आर दी पर्सन। सिमिलरली ड्यू डेट, पर्सन एंड रिटर्न। तो यहाँ बोलते हैं ड्यू डेट के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले अगर एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, नॉर्मल टैक्स पेयर है, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, GSTR 3B नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, वो क्या करेगा? GSTR 3B उससे फाइल करना होगा। नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल व्हाट? GSTR 3B। ठीक है, नॉर्मल है, GSTR 3B। मंथली कब तक जाना चाहिए? 20th ऑफ मंथ, 20 तारीख तक, मंथली 20th तक क्या होना चाहिए? ये GSTR 3B फाइल हो जाना चाहिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगेन GSTR 3B 20th तक। GSTR 5 है NRTP के लिए, डेट इज अगेन 20। OIDR के लिए ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस वालों के लिए GSTR 5A अगेन मंथली 20 तक ये क्या हो जाना चाहिए? फाइल हो जाना चाहिए। फिर से कहते हैं, नॉर्मल GSTR 3B, CTP GSTR 3B, NRTP GSTR 5 एंड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस वालों के लिए GSTR 5 है। अभी तक सबके लिए मंथली क्या है? 20th ही डेट है, मंथली 20th डेट है। लेकिन ये जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, जो कंपोजिशन अप्रोच फॉलो करते हैं, सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड हैं, तो यहाँ पे इन्हें नोटिफिकेशन के थ्रू, सॉरी, एक तो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड वो पर्सन जिन्हें कवर किया है, दैट इज दिस इज पर्सन कवर इन नोटिफिकेशन। पर्सन जिन्हें नोटिफिकेशन में कवर किया है, उन्हें GSTR 4 में एनुअली 30th अप्रैल तक ये रिटर्न फाइल करना है। उन्हें एनुअली फाइल करना है 30th तक। एनुअली उन्हें क्या करना होगा? 30th तक ये रिटर्न फाइल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन द कैपेसिटी ऑफ टैक्स वालों की कैटेगरी हमने देखी। इन द कैपेसिटी ऑफ टैक्स में कौन है? नॉर्मल, CTP, NRTP, OIDR, ठीक है, एंड कंपोजिशन। नॉर्मल हो GSTR 3B, CTP GSTR 3B, NRTP GSTR 5, OIDR GSTR 5A, एंड देन हमारा आता है कंपोजिशन, दैट इज GSTR 4। सिर्फ कंपोजिशन या फिर नोटिफाइड पर्सन जो है उन्हें एनुअली 30th अप्रैल तक करना है फाइल, बाकी सबको मंथली 20th तक करना है। लेकिन यहाँ आ गए हम अदर कैपेसिटी, ये आ गई हमारी कौन सी? अदर कैपेसिटी। तो अदर कैपेसिटी में क्या होगा? अदर कैपेसिटी में ISD GSTR 6, टैक्स डिडक्टर GSTR 7, टैक्स कलेक्टर GSTR 8, 6, 7, 8। ISD 6, 7 is what? Tax deductor, 8 is tax collector. ISD GSTR 6, GSTR 7 is deductor, 8 is collector. अब यहाँ पे डिडक्टर या कलेक्टर को तो मंथली 10th तक ये भरना है हमारा नॉर्मल रेगुलर रिटर्न। कब तक? 10th तक। लेकिन अगर बात करें ISD की, तो उन्हें मंथली 13th तक भरना होगा। सी दिस इज जस्ट आई एम गिविंग यू अ
रिविजन काइंड ऑफ थिंग्स, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द लॉजिक ओवर हेयर, मैं सिर्फ अपने चार्ट्स को एक बार आपको रीड आउट करके लर्न करवा रही हूँ। आपको डिटेल देखना है तो ऑलरेडी मेरे डिटेल्स लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है। ये एक ईजी हो जाएगा कि जिन्हें चार्ट्स पढ़ने में कहीं पे दिक्कत आ रही है या फिर चार्ट्स के थ्रू भी ऐसा चाहिए कि नहीं वीडियोस उसके भी मिल जाएं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत रेलिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। चलो GSTR 3B सेक्शन 39 रेगुलर रिटर्न, टैक्स पेयर की कैटेगरी में कौन आता है? नॉर्मल पर्सन, CTP, NRTP, देन हमारा OIDAR और कंपोजिशन वाला। नॉर्मल 3B, CTP 3B, 4 में कौन है? कंपोजिशन है। 5 में कौन है? 5 में हमारा NRTP और 5A में कौन है? OIDR। ऐसे सीरियल वाइज आप इसे याद कर सकते हो। फिर 6, 7, 8, 6 इज ISD, 7 इज डिडक्टर, 8 इज कलेक्टर। तो अब आपको याद हो जाएगा। अब बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को कवर नहीं किया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को कवर नहीं किया है बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एज पर सेक्शन 58, क्योंकि इसे सेक्शन 58 के 52 के अकॉर्डिंग क्या करना होता है? रिपोर्टिंग करनी होती है। और ECO इज रिक्वायर्ड टू फाइल स्टेटमेंट रिटर्न, और सेक्शन 52 बोलता है ECO को स्टेटमेंट फाइल करना है। ECO को क्या करना है? स्टेटमेंट फाइल करना है, रिटर्न फाइल नहीं करनी। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ कवर नहीं है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को यहाँ कवर नहीं किया गया है। ये अपनी रिपोर्ट फाइल करते हैं एज पर सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग, और सेक्शन 52 ने कहा है स्टेटमेंट फाइल करना है, रिटर्न नहीं। तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं इंक्लूडेड है। क्या ये भी अमेंड हो जाता है जैसे हमारा 37 अमेंड हुआ? यस, ये भी हो जाता है। और इसमें टाइम है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ सितंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। वहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग था, यहाँ ड्यू डेट है, याद रखना। 37 में डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स ऑफ द सितंबर मंथ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। वहाँ डेट था, यहाँ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग है, और डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ये सेम है। डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न सेम है वहाँ पे भी 37 में, और यहाँ डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे सितंबर, रिटर्न ऑफ सितंबर के लिए वहाँ डेट है, और यहाँ पे ड्यू डेट लिया है 39 में। सो विच एवर इज अर्लियर। क्या यहाँ पे नील रिटर्न भी फाइल करना है? यस, नील रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, CTP, OIDR और कंपोजिशन वालों के लिए। मतलब यहाँ जो है नॉर्मल CTP, यहाँ जो है नॉर्मल CTP, NRTP जो है हमारे, और हमारे OIDR, और ये टैक्स पेयर की कैटेगरी में। इसका मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ, जो टैक्स पेयर की कैटेगरी में आ रहे हैं उन्हें नील रिटर्न भी फाइल करना होगा, उन्हें नील रिटर्न भी फाइल करना होगा। लेकिन सॉरी एक चीज़, यहाँ NRTP नहीं, इसमें NRTP को छोड़ दिया, बस नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को छोड़ दिया। तो यहाँ बोलते हैं लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट है, ISD है, टैक्स डिडक्टर, कलेक्टर है, उनको मैंडेटरी कुछ नहीं है, उन्हें नील रिटर्न नहीं फाइल करना है, बट बाकी सबको नील रिटर्न भी फाइल करना होगा। फिर बोलते हैं ये ड्यू डेट क्या होगी इस रिटर्न को फाइल करने की? तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फॉर फाइलिंग रिटर्न इज इक्वल टू ड्यू डेट फॉर टैक्स पेमेंट। यहाँ बोलते हैं जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया, हम मानते हैं कि आपने टैक्स भी उसी दिन पे किया। यहाँ क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ इसकी सबकी ड्यू डेट आपको देख के रखिए, ये रही सारी ड्यू डेट्स यहाँ पे आपको देख के रखिए। तो बोलते हैं जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की, उसी दिन माना जाता है कि टैक्स पे किया। लेकिन ये हर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, लेकिन ये कंपोजिशन वाले के लिए नहीं बोल सकते। इट इज़ नॉट फॉर द पर्सन रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके लिए रिटर्न फाइलिंग इज डन एनुअली, लेकिन टैक्स पेमेंट ये क्वार्टरली करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न तो एनुअली फाइल करते हैं बट टैक्स पेमेंट इनका क्वार्टरली होता है। This above rule is not applicable to input service distributor. This rule is not applicable to इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और यही रूल इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी फॉलो नहीं होता, क्योंकि ISD तो सिर्फ ITC डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, टैक्स पेमेंट के लिए नहीं है। सो दिस इज योर 39। सेक्शन 37 क्या, सेक्शन 39 क्या? सेक्शन 39 में GSTR 3B, GSTR 4, GSTR 5, GSTR 5A, GSTR 6, 7, 8 है। कुछ टैक्स पेयर की कैपेसिटी में है एंड अदर्स आर अदर कैपेसिटी में।
ईसीओ यहाँ कवर नहीं है क्योंकि वो 52 में है और वहाँ स्टेटमेंट फाइल करने को बोलते हैं। अमेंड ये भी हो सकता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर द सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। निल रिटर्न मैंडेटरी है किन के लिए? नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, OIDAR कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए निल भी फाइल करना ज़रूरी है। बट NRTP की बात करेंगे, NRTP, ISD, NRTP, ISD, डिडक्टर, कलेक्टर इनके लिए ज़रूरी नहीं है। जिस दिन रिटर्न फाइल किया जाता है वही डेट होती है किसकी? टैक्स पेमेंट की, ऐसा माना जाता है फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन हर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए हाउएवर कंपोजिशन में क्या होता है? एनुअली रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न तो एनुअली फाइल करते हैं, टैक्स पेमेंट क्वार्टरली होता है। एंड ISD के लिए क्या है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी यही है कि वो तो सिर्फ इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही है। ठीक है, so this covers your section number 39. Now coming to section number 40. Now coming to section number 40. ये वही चीज़ वापस लिख दी है, ISD अबाउट रूल उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। अब सेक्शन नंबर 40 इज अबाउट दी फर्स्ट रिटर्न। सेक्शन 40 किसके लिए है? इट इज अबाउट फर्स्ट रिटर्न। पर्सन बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। अब ये फर्स्ट रिटर्न कब होगा? जब पर्सन लाइबल टू रजिस्टर होगा या खुद वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहा है। सो यहाँ पे बोला है अ पर्सन हु हैज़ नाउ बीन लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। अगर कोई पर्सन थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह क्रॉस हुई है, ही बिकम्स लाइबल टू गेट रजिस्टर। अब वो लाइबल हो गया है रजिस्टर करने के लिए, तो वो अपना सबसे पहला रिटर्न भरेगा। ठीक है, तो अब वो क्या कर रहा है? अब सिचुएशन आती है कि दैट पर्सन हु हैज़ नाउ बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन जो लाइबल हो गया अब वो अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए जब वो बंदा अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल लाइबल होने से 30 डेज के अंदर ही वो क्या कर रहा है? इन 30 डेज ऑफ बीइंग लाइबल ही इज गेटिंग रजिस्टर्ड। अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 13 डेज या फिर आफ्टर 30 डेज। इट इज़ पॉसिबल विद इन 30 डेज भी वो अप्लाई कर सकता है, आफ्टर 30 डेज भी। तो अगर विद इन 30 डेज भाई वो अप्लाई कर रहा है तो वी नो द इफेक्टिव डेट जो है रजिस्ट्रेशन की, तो द रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम डेट ही बिकम्स लाइबल। अगर उसने विद इन 30 डेज रजिस्टर कर लिया, अपने आप को विद इन 30 डेज में रजिस्टर कर लिया, तो रजिस्ट्रेशन डेट इफेक्टिव होती है व्हेन ही बिकम्स लाइबल। और अगर आफ्टर 30 डेज है तो जब रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है तब ही क्या होगा? ही विल गेट, मान लिया जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन तब से इफेक्टिव है। ठीक है, बट फर्स्ट टैक्स period will be counted from date when registration granted by department। पर इसका फर्स्ट टैक्स पीरियड पता है कब काउंट होगा? जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया। जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया तो फर्स्ट पीरियड होगा, काउंट होगा फ्रॉम द डेट व्हेन रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड। अप्रैल हुआ तो फर्स्ट पीरियड उसका अप्रैल काउंट किया जाएगा कि 5 अप्रैल को उसका रजिस्ट्रेशन उसे ग्रांट किया, तो 5 अप्रैल से उसका टैक्स पीरियड काउंट होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट रिटर्न फाइल्ड ऑन 20th ऑफ फॉलोइंग मंथ को अप्रैल का क्या जाएगा? मई में उसका 20th तक रिटर्न चला जाना चाहिए। ठीक है, और सेम लिखा है यहाँ, मतलब यहाँ भी वही है कि जिस दिन ग्रांट हुआ उस दिन उसका वहाँ से उसका फर्स्ट पीरियड ऑफ रिटर्न काउंट होता है और फिर उसको नेक्स्ट मंथ जो है वहाँ के 20 तक फर्स्ट रिटर्न जो है उसे फाइल करना चाहिए, रेगुलर रिटर्न। ठीक है, अब ये जो रिटर्न है इसमें जाएंगी डिटेल्स, ये जो रिटर्न है इसमें क्या जाएंगी? डिटेल्स जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, डिटेल्स क्या होंगी? जब से वो लाइबल हुआ, जिस दिन से लाइबल हुआ, लाइबल डेट से टिल ग्रांट डेट। लाइबल जब हुआ कि आज से लाइबल है, आज से उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ है, तो द डेट व्हेन ही बिकम्स लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड टिल द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ तब तक के सारे आउटवर्ड सप्लाई देने होंगे, तब तक के सारे क्या देने होंगे? आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ डिटेल क्या जाएगी? आउटवर्ड सप्लाई लाइबल डेट से ग्रांट डेट तक। यहाँ पे तो इसे क्या है, इसने विद इन 30 डेज में अप्लाई कर दिया, तो इनवर्ड जो होगा, इनवर्ड भी क्या होगा?
फ्रॉम ग्रांट डेट। यहाँ पे इन्वर्ट तो इसको सारी डिटेल्स जो है, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 30 डेज में उसने अप्लाई कर दिया, सही काम किया, तो आउटवर्ड सप्लाई तो कहाँ से आएगा, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल लाइबल डेट से आएगी ग्रांट डेट तक, ठीक है। इनफैक्ट इनवर्ट सप्लाई की डिटेल भी लाइबल डेट से ग्रांट डेट तक आएगी, मतलब आईटीसी भी उसको कंप्लीट मिलेगा। जिस दिन से लाइबल हुआ वहां से ग्रांट डेट तक का पूरा उसका आईटीसी मिलेगा, आगे भी मिलेगा, बट फर्स्ट रिटर्न की बात कर रहे हैं। और इन आउटवर्ड सप्लाई भी उतना ही लेना है इसको, और इनवर्ड भी इसको यहाँ पे उतना ही लेना है। लेकिन अगर हम बात करें भाई साहब ने 30 डेज के अंदर अप्लाई नहीं किया, ही हैज़ नॉट अप्लाइड विद इन 30 डेज, तो देखो आउटवर्ड सप्लाई की तो ये डिटेल यहीं से यहीं तक जा रही है इसकी। आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल लाइबल डेट से ग्रांट डेट तक जा रही है, लेकिन इनवर्ड सप्लाई ग्रांट डेट से बुक होगा। इनवर्ट सप्लाई यहाँ ग्रांट डेट से बुक होगा, यहाँ बैक डेट इसको बुकिंग अलाउड नहीं है, आईटीसी नहीं देंगे, क्योंकि तुम लेट क्यों रजिस्टर किए, तुम 30 डेज के बाद रजिस्टर किए। अब जब ग्रांट होगा रजिस्ट्रेशन, वहां से तुम इनपुट करना, तो आईटीसी यहाँ पे कम देंगे एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ इनवर्ट आपको कम बुक करने को मिलेगा, बैक डेट से आपको बुकिंग ऑफ इनवर्ट इज नॉट अलाउड। दिस इज व्हाट the concept related to section number 40. This is what the concept related to section number 40. कितना कर लिया अभी हमने, सेक्शन 37, यस दैट इज नॉर्मल टैक्स पेयर को ये स्टेटमेंट फाइल करना होता है। 39 फर्निशिंग दी रेगुलर रिटर्न, दिस इज व्हाट रेगुलर रिटर्न। और हमने करा सेक्शन 40 दैट इज फर्स्ट रिटर्न। तो यहाँ देख के भी आपको अगर सारी चीज़ें याद हो रही हैं तो दैट मीन्स इट्स वर्थ इट, इट्स वर्थ इट, ठीक है। तो 37, 39, 40, 37 इज स्टेटमेंट, जीएसटीआर कौन सा है 1, फर्निशिंग रिटर्न रेगुलर रिटर्न जीएसटीआर 3 भी है, बाकी सबके लिए अलग अलग है। एंड जीएसटीआर सॉरी रेगुलर रिटर्न फर्स्ट रिटर्न जो क्या है हमारा सेक्शन 40 में। अब आते हैं हम आगे, दैट इज एनुअल रिटर्न। अब आते हैं हम आगे, ये क्या है हमारा एनुअल रिटर्न। See, I have tried to make this mind maps as much easy as I can, ठीक है। I have literally tried। और ये जो अभी मैं आपको यहाँ ये PDF दिखा रही हूँ ना, ये कोई एडिटेड वाली नहीं थी, ये एडिटेड वाली नहीं है जो आप लोगों को मिली है, उसमें बाकायदा एडिटिंग होके चीज़ें मिली हैं और क्लैरिटी के साथ मिली हैं। तो यहाँ सिर्फ ये मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो आई एम टेकिंग दिस, ठीक है। तो यहाँ जो थोड़ा सा ये आपको दिख रहा है ना, ये सब, और थोड़ा सा आपको ब्लरी हल्का सा दिख रहा होगा, तो बिकॉज आई वॉज हैविंग शॉर्टेज ऑफ टाइम, आई एम ऑलरेडी हैविंग लॉट्स एंड अदर एफर्ट्स एंड कुछ सर्कमस्टेंसेज जिसके कारण आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग अलोन। सो थोड़ा सा देख लो, आपको एटलीस्ट माइंड मैप समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आई विल ट्राई कि मैं एडिटेड नोट से ही आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। अभी रिटर्न्स के लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर दो। नाउ अब हम है सेक्शन नंबर 44, दैट इज एनुअल रिटर्न। सेक्शन नंबर 44 दैट इज एनुअल रिटर्न, जो है जीएसटीआर 9 फॉर नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, जीएसटीआर 9 नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, एंड कंपोजिशन वाले के लिए है जीएसटीआर 9A। एनुअल रिटर्न 9A, 9 फॉर नॉर्मल, 9A फॉर कंपोजिशन। एनुअल रिटर्न हर साल जो फाइल करना ही होता है। OIDR is also required to file the annual return but have been exempted, but it has been what exempted। OIDR को भी नॉर्मल रिटर्न फाइल करना होता है, ये एनुअल रिटर्न सॉरी फाइल करना होता है, बट अभी उसको एग्जेम्प्ट किया, ठीक है। सेक्शन नंबर 44 एनुअल रिटर्न की बात करता है। सेक्शन नंबर 44 किसकी बात करता है, एनुअल रिटर्न की बात करता है। नॉर्मल टैक्स पेयर जीएसटीआर 9 में, कंपोजिशन वाला जीएसटीआर 9A में कंपोजिशन है, 9 में है हमारा नॉर्मल टैक्स पेयर, ठीक है। OIDR ऑल्सो रिक्वायर्ड बट हैज बीन एग्जेम्प्टेड, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो सेक्शन 148 क्या है, स्पेशल प्रोविजंस बनाता है। सेक्शन 172 डिफिकल्टी रिमूव करने के लिए बना है। तो अब क्या हुआ, जब ये एनुअल रिटर्न और इन सब के कॉन्सेप्ट आए तो थोड़ा सा क्या हुआ, ये फाइल आउट करना ईज पे नहीं आ रहा था, ये चीज़ें क्या है इजीली फाइल आउट नहीं हो रही थी। तो फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट,
फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट क्या है, एक्सटेंशन किया जा सकता है एनुअल रिटर्न की डेट का। रिमूवल ऑफ डाउट क्या है, एक्सटेंशन किया जा सकता है एनुअल रिटर्न की डेट का। अब यहाँ पे अभी क्या है, 31 दिसंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अभी एनुअल रिटर्न की फाइलिंग डेट क्या होती है, 31 तक आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने होते हैं। बट यहाँ पे ये अमेंडमेंट है, कमिश्नर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल for the reason recorded in writing extend the time limit for furnishing annual return। अब बोल रहे हैं कि देखो रिमूवल ऑफ डाउट के लिए ऐसा बोला है, यहाँ पे डिफिकल्टी रिमूव करने के लिए बोला है कि देखो इन जनरल GSTR 9, GSTR 9A this have to be submitted till 31st December of next financial year। However, for the removal of difficulty, extension is possible by the Commissioner on recommendation of GST Council for the reason to be recorded in writing for extension of the period up to which annual returns can be filed। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम। If registered person has aggregate turnover, 80 was our aggregate turnover। ठीक है, if more than 2 crore is the aggregate turnover, then along with this what you have to do, if registered person have aggregate turnover, overall annual turnover जो है यहाँ पे aggregate turnover है 2 करोड़ से ज़्यादा, इट्स मोर देन 2 करोड़, देन ही इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट GST ऑडिट। उसे GST ऑडिट भी करवाना होगा, सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 कहता है। रजिस्टर्ड पर्सन 2 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, GST ऑडिट भी करवाओ, 35 सबसेक्शन 5 में दिया है। अब ये GST ऑडिट दे आर रिक्वायर्ड टू गिव ऑडिट रिपोर्ट प्लस रिकंसिलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उन्हें क्या करना होगा, 2 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो ऑडिट रिपोर्ट के साथ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी देना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आप इधर जो टर्नओवर GST में दिखा रहे हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी वो टर्नओवर मैच भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, इफ इट इज लेस देन 2 करोड़, तो सिर्फ आपको फाइल करना है एनुअल रिटर्न। तो फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑप्शनल है, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न तब आपके लिए ऑप्शनल है, और ड्यू डेट इज इक्वल्स टू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, जब आप फाइल करेंगे वो आपकी ड्यू डेट है। समझो यहाँ पे ऐसे ही मैंने कुछ अभी समझाया था, कौन से सेक्शन में था मुझे ध्यान क्यों नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है शायद सेक्शन नंबर 37 है, जिसमें 1.5 करोड़ का दिया था, वह मंथली से क्वार्टरली गए थे। लेकिन ये एनुअल रिटर्न के लिए बोल रहे हैं कि अगर आपका एनुअल रिटर्न जो है आपका अगर जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर आपका 2 करोड़ से ज़्यादा है तो ऑडिट भी करना है और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी, बट 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं कम है तो आपको ऑप्शनल है एनुअल रिटर्न फाइल करना, और फिर ड्यू डेट आपकी वो होगी जिस दिन आप फाइल करेंगे रिटर्न। दिस इज वॉट योर एनुअल रिटर्न इज, दिस इज वॉट योर एनुअल रिटर्न इज। अब सेक्शन 45 that is related to final return, section 45 that is related to final return। कौन कौन को किस किस को फाइल करना है ये फाइनल रिटर्न, नॉर्मल, कैजुअल, OITR। कंपोजिशन को नहीं करना है, नॉट बाय कंपोजिशन, कंपोजिशन टैक्स पेयर जो करते हैं, कंपोजिट टैक्स पे करते हैं, उनके लिए नहीं है ये फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न होता है लास्ट रिटर्न व्हेन रजिस्ट्रेशन कैंसिल, कि जिस दिन अब आपका क्या हो रहा है लास्ट रिटर्न, एक फर्स्ट रिटर्न था हमारा, एक था हमारा फर्स्ट रिटर्न, अब जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो लास्ट रिटर्न की बात आ गई। तो नॉर्मल हो, CTPO, OIDR, इन तीनों को करना है, कंपोजिशन वालों को नहीं करना, उसके लिए अलग है। रजिस्टर्ड पर्सन ने अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या किया, अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए, एंड ही रिसीव्स द ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन, एंड उसको ऑर्डर मिल गया, क्या, कैंसिलेशन ऑर्डर मिल गया। अब कैंसिलेशन इमीडिएटली भी हो सकता है, फ्रॉम लेटर डेट भी हो सकता है, आज के आज ही कैंसिलेशन हो सकता है, इमीडिएट इफेक्ट से कैंसिलेशन हो सकता है, या फिर एक कोई इफेक्टिव डेट जो रजिस्टर्ड पर्सन ने मेंशन किया कि इस दिन से अब मुझे रजिस्ट्रेशन से हटा दिया जाए, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इमीडिएट भी हो सकता है और जो डेट बोली है वो भी हो सकता है। तो ऐसे केस में जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो आपको रिपोर्टिंग देनी होगी इन 3 मंथ्स, GSTR 10 में आपको रिपोर्टिंग देनी होगी कैंसिलेशन से 3 मंथ्स के अंदर।
डू फाइनल रिपोर्टिंग इन 3 मंथ्स, जिस दिन से कैंसिल हुआ इफेक्टिव डेट से 3 मंथ्स के अंदर। और यहाँ भी सेम है, जब कैंसिल हुआ जिस डेट से आपने कैंसिल कराया उससे 3 मंथ्स के अंदर GSTR 10 फाइल करना होगा। GSTR 10 क्या है, फाइल करना होगा। अब आप थे रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड थे तो आप ITC ले लेते थे। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या बोला है, सेक्शन 29 सब सेक्शन 5 बोलता है इनपुट का आपने ITC लिया होगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है लेकिन आपने ITC तो अवेल कर लिया होगा, या फिर आपकी आउटपुट टैक्स पे जो लाइबिलिटी आ रही है, जो आपने कुछ सामान बेचा करा उस पर कुछ टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। तो यहाँ पे आपको लाइबिलिटी क्या आएगी, ITC और आउटपुट टैक्स विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो हायर हो वो भी आपका लाइबिलिटी का पार्ट बन जाएगा, वो भी क्या बन जाएगा, आपका लाइबिलिटी का पार्ट। और अगर कैपिटल गुड्स की बात करें तो रिड्यूस्ड ITC, कैपिटल गुड्स में जो हम एक परसेंटेज क्वार्टरली बेसिस पे माइनस करते हैं 5% का, वो माइनस करके देखा जितना ITC है, या फिर आउटपुट टैक्स विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो हायर होगा वो आपकी क्या हो जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है। कैंसिल कर रहे हो लेकिन टैक्स पे तो करके जाओ, या फिर ITC रिवर्स तो करके जाओ। ITC निकाला या फिर आउटपुट टैक्स निकाला, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा दैट इज द लाइबिलिटी अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे। वी हैव डन 37, वी हैव डन 39, वी हैव डन 40, 44, 45। ठीक है, अब आते हैं हम रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न बट फेल्ड। रिटर्न फाइल करना था, फिर चाहे वो रेगुलर हो, एनुअल हो या फिर फाइनल रिटर्न, आपको रिटर्न फाइल करना था, वेदर इट इज रेगुलर रिटर्न, इट इज एनुअल रिटर्न और इट इज फाइनल रिटर्न, बट यू फेल्ड। ये न्यू इंसर्शन है, बट आपने फाइल नहीं किया। अब क्या होगा, डिपार्टमेंट आपको नोटिस देगी GSTR 3A में। डिपार्टमेंट अब आपको क्या देगी, GSTR 3A में आपको एक नोटिस देगी कि काइंडली फाइल द रिटर्न इन 15 डेज। 15 डेज में आप क्या करें, रिटर्न फाइल कर दीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ, यह नॉट हटा देना, ये गलती से नॉट लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट डे, तो काइंडली फाइल द रिटर्न इन नेक्स्ट 15 डेज। नेक्स्ट 15 डेज में आप प्लीज रिटर्न फाइल कीजिए, वेदर इट इज रेगुलर, एनुअल या फाइनल। ड्यू डेट के पहले भी इसमें क्या होता है, सबसे पहले ड्यू डेट के पहले आपको रिमाइंडर जाता है। ड्यू डेट के पहले क्या होता है, आपको रिमाइंडर जाता है कि अगर आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए तो एक तो ड्यू डेट के पहले आपको SMS वगैरह के थ्रू वो रिमाइंडर देंगे। ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट पे भी स्टिल यू हैव नॉट फाइल द रिटर्न, देन दे विल वेट फॉर हाउ मेनी डेज, दे विल वेट फॉर 5 डेज। फिर वो क्या करेंगे, फिर आपको नोटिस देंगे GSTR 3 में कि 15 डेज के अंदर प्लीज रिटर्न फाइल कर दीजिए। फाइल कर दिया, अच्छी बात, फाइल नहीं किया तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 62 होगा। बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास कर दिया, समरी ऑफ ऑर्डर पोर्टल पे, जब भी बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास होगा तो ऑर्डर की समरी कहाँ जाएगी, पोर्टल पे जाएगी। और यही हो रहा है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सामने वाले को हो रहा है और ऑर्डर क्या होगा, पास होगा पोर्टल पे। पर अब उसने क्या कर दिया, फाइल किया रिटर्न विद इन 30 डेज। रिटर्न अभी नोटिस से 30 डेज के अंदर उसने अगर फाइल कर दिया, स्टिल फाइल कर दिया और टैक्स लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू द रिटर्न पे कर दी, तो भी अभी भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट उसका नलीफाई हो सकता है। ठीक है, तो तब भी क्या हो सकता है, उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नलीफाई हो सकता है। तो एक चीज बोलते हैं, सबसे पहले ड्यू डेट के पहले इंटीमेशन दिया कि भर दो, रिमाइंडर दे रहे, नहीं भरा, फिर 5 दिन वेट किया, 5 दिन वेट करके GSTR 3B का आपको क्या कर दिया, 3A का सॉरी, नोटिस इशू कर दिया सेक्शन 46 का। 15 दिन में भर दो, नहीं भरा तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा, उसकी ऑर्डर की समरी वगैरह पोर्टल पे जाएगी, हो रहा था असेसमेंट, ऑर्डर बन गया, लेकिन उसने 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल कर दिया, टैक्स पे कर दिया, तो भी अभी भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नलीफाई होगा। मतलब यहाँ पे आपको मौके के दिए ही जा रहे हैं। पर यहाँ पे एक चीज बोलो, कितना हार्श है, अगर एक भी रिटर्न आप फाइल करना भूल गए, छूट गया, कुछ भी हुआ, तो आप पे ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, इट विल इनिशिएट दिस सेक्शन, आप पे ये सेक्शन इनिशिएट हो जाएगा। फिर आते हैं हम लेट फीस पे, फिर आते हैं हम किस पे, लेट फीस। तो यहाँ पे क्या दिया है, सेक्शन जो स्टेटमेंट ऑफ 37, 38 में
फाइल करने की बात कर रहे थे, या फिर रिटर्न जो 39, 44, 45 में जिनकी बात कर रहे थे। स्टेटमेंट फाइल नहीं किया तो 100 रुपीज़ पर डे अप टू 5000, 100 रुपीज़ पर डे अप टू 5000 मैक्सिमम जाएगा। और अगर आपने ये रिटर्न फाइल नहीं किए तो 100 रुपीज़ पर डे, और मैक्सिमम टर्नओवर का 0.25 इन स्टेट वाइज टर्नओवर, स्टेट वाइज टर्नओवर 0.25% ऑफ स्टेट वाइज टर्नओवर आएगा। ठीक है, अब ये ईसीओ का अगेन अप्लाई नहीं होता क्योंकि ईसीओ 52 में कवर किया है। 52 में रिटर्न नहीं, स्टेटमेंट फाइल करने का बोलते हैं। रिटर्न नहीं, क्या फाइल करने का बोलते हैं? स्टेटमेंट। ठीक है, हेयर सेक्शन 47 इज इन सीजीएसटी इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखो सेक्शन 47 इज इन सीजीएसटी, इक्विवेलेंट लेट फीस वुड बी लेविड इन एसजीएसटी। जितना सीजीएसटी में, ये सिर्फ अभी हमने सीजीएसटी की फीस देखी 5000 और जो 0.25 वगैरह कर रहे हैं ना, सिर्फ सीजीएसटी की देखी, सेम इक्विवेलेंट आपकी एसजीएसटी की हो जाएगी। लेकिन चाहे तो वेव ऑफ हो सकता है 128 में फॉर रेगुलर रिटर्न, सिर्फ रेगुलर रिटर्न के लिए वेव ऑफ किया जा सकता है। दिस कुड बी वेव ऑफ फॉर रेगुलर रिटर्न। आते एक बार सबसे पहले वापस फर्स्ट 37 जीएसटीआर 1 के लिए, राइट। आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आती है हमारे 37 में। 39 रेगुलर रिटर्न, 41st रिटर्न, 41 नहीं है, 42 नहीं है, 43 नहीं है, 44 एनुअल रिटर्न, 45 फाइनल रिटर्न, 46 हमारा फाइल करना था, फाइल नहीं किया। 47 लेट फीस क्या होगी, लेट फीस क्या होगी सबमिशन के लिए, एंड 48 जीएसटीआर प्रैक्टिशनर। फिर आते हैं हम किस पे, 48 दैट इज रिलेटेड टू योर जीएसटीआर प्रैक्टिशनर। इजी है, काफ़ी इजी है। क्या दिया है यहाँ पे, सिंपल सी बातें दी हैं। जीएसटीआर प्रैक्टिशनर कौन है? द पर्सन हु इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। जीएसटीआर प्रैक्टिशनर वो जिससे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। कौन कौन एलिजिबल है? सिटीजन ऑफ इंडिया, साउंड माइंड का पर्सन, he should be a sound mind person, he should not be insolvent or not convicted in court. citizen of India हो सकता है, person आएगा, person of, यहाँ पे आएगा person of sound mind, he is not insolvent, not convicted in court, he is not insolvent, he is not convicted in court, तो वो आ जाएंगे। अब ये कौन हो सकते हैं? इनकी क्वालिफिकेशन में CA, CS, CWA, CA, CS, CWA, ठीक है। इन्हें क्या करना होगा? दे आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एग्जाम विद इन 30 मंथ्स, विद 30 मंथ्स कंडक्टेड बाय ऑडिट विद इन 30 मंथ्स। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये अप्रूव होगा ना, अप्रूवल से 30 मंथ्स के अंदर इन्हें क्या देना होता है? एक एग्जाम देनी होती है जो गवर्नमेंट ही कंडक्ट करता है। जो क्या है? गवर्नमेंट ही क्या करता है? कंडक्ट करता है। अब कौन कौन हो सकते हैं? ये CA, CS, CWA होते हैं, ठीक है। रिटायर्ड ऑफिसर हो सकता है कौन? रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ सेल्स टैक्स या CBI ऑफिसर। देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनो, CA, CS, CWA जो पास हुआ है वो क्या है? CA, CS, CWA क्वालिफाइड है, वो GSTR प्रैक्टिशनर बन सकता है। लेकिन ऐसे लोग जो सेल्स टैक्स या CBIC ऑफिसर थे वो रिटायर हो चुके हैं, तो उन्हें पहले क्या देना होगा? उन्हें एग्जाम देनी होगी। उन्हें क्या देना होगा? एग्जाम देनी होगी। तो रिटायर्ड हो गए हैं, इन्हें अप्रूव कर लिया, इन्हें अप्रूवल किया, 30 मंथ्स के अंदर जो एग्जाम कंडक्ट गवर्नमेंट करता है वो इन लोगों के लिए है, इन्हें देनी होगी, ठीक है। इसके बाद सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर, रिटर्न प्रिपरेशन जो करते हैं, तो ये जो 5 इयर्स तक का एक्सपीरियंस इनका चाहिए, इक्विवेलेंट 5 इयर्स और 5 इयर्स से मोर का इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन पास्ड, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, इंडियन यूनिवर्सिटी हो या फॉरेन यूनिवर्सिटी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्हें अप्लाई करना होगा, अप्रूवल मिल जाएगा, अप्लाई करना होगा पोर्टल पे, वैलिड लाइफ टाइम तक है। क्या क्या काम कर सकते हैं? जो ऑथराइजेशन, क्लाइंट जो ऑथोराइज करे वो काम कर सकते हैं, फिर भी स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जॉब वर्क का चालान, ई कैश डिपॉजिट जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश डिपॉजिट है, ई वे बिल है, कंपोजिशन एंट्री, एग्जिट करना है, रिफंड एप्लीकेशन, मतलब ये सारी चीज़ें दी हैं। दैट इज ट्रांसपोर्टर हु इज रिक्वायर्ड टू गिव ई वे बिल बट नॉट रजिस्टर्ड, उसे एनरोल होना है, अमेंडमेंट कैंसलेशन, रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट कैंसलेशन, ये सारे काम GSTR प्रैक्टिशनर कर सकता है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, राइट।
साउंड माइंड होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, कन्विक्टेड बाय द कोर्ट में। सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए बन सकते हैं, लेकिन अगर रिटायर्ड ऑफिसर है सेल्स टैक्स का या सीबीआईसी का, ही इज रिक्वायर्ड टू गिव एन एग्जाम दैट इज कंडक्टेड एंड विद इन 30 मंथ्स फ्रॉम अप्रूवल उसे करना ही होगा। सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर या रिटर्न प्रिपरेशनर वाले हैं तो उनका 5 ईयर्स अबाउ 5 ईयर्स और 5 ईयर्स से ज़्यादा यही काम कर रहे हैं। पास ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी का चलेगा, एनरोल करना होगा, उसके लिए अप्लाई करेगा तो अप्रूवल मिल जाएगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एंगेजमेंट क्या क्या कर सकता है, जो क्लाइंट अप्रूव करे, और एक्टिविटी ये सारी इसमें कवर हो जाएंगी। फिर देखो यहाँ पे मैंने दिया है अमेंडमेंट कॉर्नर। ये सी दिस अमेंडमेंट्स हैव बीन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, जहाँ जहाँ प्लेसेस है वहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, बट स्टिल अलग से है। टीडीएस और टीसीएस की डिटेल टीडीएस टीसीएस की टू बी मेड अवेलेबल टू डिडक्टेड कलेक्टिव on common portal after the filing of GSTR 7(8). Previous it was due date but now actual date. अब यहाँ पे क्या है, टीडीएस टीसीएस की डिटेल्स डिडक्टी को देनी होती है। पहले ऐसा था ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जो रिटर्न है उस दिन तक दे दो, पर अब वो बोल रहे हैं क्या, अब ड्यू डेट नहीं, आफ्टर फाइलिंग रिटर्न आप क्या करें, रिटर्न फाइल करने के बाद आप क्या दे दें, उन्हें डिटेल्स दे दें, आपने टीडीएस टीसीएस कितना कलेक्ट किया है, डिडक्टी को दे दो। नॉर्मल सा एक अमेंडमेंट है। फिर जीएसटीआर 3B टू बी ट्रीटेड एज रिटर्न फर्निश्ड अंडर 39। 3B देखो अभी तक इतना एक्ट में आ नहीं पाया है, तो वो बोल रहे हैं कि 3B ही क्या माना जाएगा, सेक्शन 39, 3B ही 39 का रिटर्न माना जाएगा। मीन्स वेयर रिटर्न in GSTR 3B is furnished by a person, such is not required to furnish return in GSTR 3। GSTR 3 में उन्हें फाइल नहीं करना, अगर उसने GSTR 3B भर दिया है तो मोर देन रेलिवेंट है। तो क्या है, मोर देन रेलिवेंट है। सो ये क्या है, ये हमारा रिटर्न चैप्टर था। रिटर्न चैप्टर का स्मॉल क्विक रिविजन विदाउट एनी लॉजिक, मैंने आपको बताया लॉजिक चाहिए तो ऑलरेडी मेरा रिविजन लेक्चर है, सॉरी डिटेल लेक्चर है, आप उस पर देख सकते हो। सो दिस कंप्लीट्स अ रिटर्न चैप्टर। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो तो मैं चार्ट से आपको रिवाइज करवा दूंगी, जो बहुत एक्चुअल में ज़रूरी बोल सकते हैं, या फिर जो एनालिसिस के चैप्टर है वो तो हम लोग इसके थ्रू करेंगे ही करेंगे, ठीक है। I hope these charts are beneficial for you and the revision was also. If you have doubt, if you want this charts, you can contact on 7999 709 236. That's a WhatsApp number. You can take all the details. These are, yes, of course the charts are, these mind maps are paid because it has actually taken lot of effort. If I talk about DT को 2 महीने लगे बनाने में, yes 2 months to make that chart, 2 और ज़्यादा ही होगा, 2 महीने से ज़्यादा। इसका के चार्ट्स अगेन 1.5 महीने, जिसमें SMPM बोथ इनकॉर्पोरेट करना। चैप्टर 3 जिन लोग का भी पेंडिंग है उन्हें 2 दिन में ये चैप्टर 3 भी मिल जाएगा। दैट कंप्लीट्स ऑल अ रिस्क का चार्ट्स, सब कंप्लीट हो गया। जीएसटी है, जीएसटी को भी मुझे लगभग 1.5 महीने बनाने में लगे हैं, बिकॉज इट लिटरली टेक्स एफर्ट यार, ऐसे ही नहीं इतना छोटे में सारे क्रक्स को लेके आए हैं। एंड टू माई एक्सटेंट आई हैव ट्राइड कि बिल्कुल एरर फ्री रहे, लेकिन फिर भी कई बार होता है ह्यूमन एरर हो जाती है लिखने में। तो आपको अगर कुछ एरर दिखती है जो मैंने क्रॉस चेकिंग में भी हो सकता है हमसे स्किप हो गई हो, तो प्लीज़ ब्रॉड दैट टू माई नोटिस, ताकि इन्हें और एरर फ्री बनाया जा सके, ठीक है। ऑल्दो तो ये बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की एरर फ्री रहे, लेकिन फीडबैक्स एंड दिस यू ब्रिंगिंग ऑल दिस थिंग्स टू आवर नोटिस वुड लिटरली हेल्प अस, ठीक है। चलो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और पॉजिटिव रहो, और इधर उधर यूट्यूब पे एग्ज़ाम का क्या होना है क्या नहीं ये मत देखो, जो होगा हमें पता चल जाएगा। ये क्रूशल टाइम है, अब वेस्ट मत करो। पता चला 10 दिन पहले ICI एडमिट कार्ड लेके आ गई और हम यही सोचते रह गए कि अब तक एडमिट कार्ड नहीं आया तो हमारी एग्ज़ाम नहीं होगी, ठीक है। पढ़ो।